फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुंदर सिंह। आज हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के एवोल्यूशन वाला जो भाग है उसको कंटिन्यूशन में लेते हुए हम जेनेटिक बेसिस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो जेनेटिक बेसिस ऑफ एवोल्यूशन का जो सेंस होता है वो जीवों में होने वाले परिवर्तनों के सतत प्रक्रम माने कंटिन्यूअस जो प्रक्रम होता है उसको हम जैव विकास का नाम देते हैं। जैव विकास माने एवोल्यूशन माने होता है कि प्रत्येक जीव लगातार परिवर्तनशील है और उसमें लगातार चेंज आते रहते हैं और इन परिवर्तनों की श्रृंखला को ये जो परिवर्तन शब्द है ये इम्पोर्टेंट है। इसके जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है उसी को हम जो है जैव विकास का नाम देते हैं। प्राकृतिक वर्ण के जैव विकास के सिद्धांत के आधार पर जैव विकास होना माना गया है। जैव विकास का जो सिद्धांत है वो नेचुरल सिलेक्शन के जैव विकास के आधार पर ही इसको एवोल्यूशन माना जाता है। परंतु मेंडल के आनुवंशिकता के नियम की पुनः खोज के बाद ये एक वरदान साबित हुआ। मेंडल की जो खोज है वो मेंडल के आनुवंशिकता का जो नियम है उसकी पुनः खोज के बाद प्रजनन और आनुवंशिक गुणों के तत्वों को खोज लिया गया। क्योंकि पहले अब बच्चों ये पता है आपको कि प्रजनन के बारे में डिटेल और आनुवंशिक जो गुण होते हैं उनके बारे में कोई ऐसी बात खोज नहीं हुई थी, जिससे ना तो जीन्स के बारे में पता था, हमें गुणसूत्रों के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो इन बातों की खोज मेंडल के बाद हुई, तब हमें ये सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद अपन देखें इस बात को कि आनुवंशिक गुणों के आधार जीन होते हैं। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आनुवंशिक गुणों के आधार कौन होते हैं? जीन होते हैं। तो जैव विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। प्राणियों में विभिन्न लक्षणों की उत्पत्ति के लिए अलग अलग जीन आवश्यक होते हैं। एक ही स्वरूपों के विभिन्न स्वरूपों को प्रदर्शित करने वाले एलील या विकल्पी जीन कहलाते हैं, विकल्पी एलील कहलाते हैं। तो हम ये आगे की चर्चा करें तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जीन गुणसूत्रों पर आधारित हैं। गुणसूत्रों पर निश्चित स्थानों पर या बिंदुओं पर उपस्थित होते हैं। ये अच्छी तरह विज्ञान है बच्चों कि ये जीन जो हैं वो गुणसूत्रों पर निश्चित स्थानों या बिंदुओं पर उपस्थित होते हैं, जिन्हें बिंदु पथ या लोकस कहते हैं। जीन हमेशा द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या भी 2n होती है। आपने सुना होगा कि 46 गुणसूत्र होते हैं, तो 23 × 2 होते हैं, तो उनको 46 मानते हैं। अकेले अगर 23 होते हैं तो उनको n कहते हैं। इसका मतलब n मेल से और दूसरे n फीमेल से आते हैं। जब बड़े पैमाने पर समष्टि के जीन में परिवर्तन हो तो ये जैव विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण आधार हैं। परंतु ये आनुवंशिक परिवर्तन सभी महत्वपूर्ण होते हैं जब समष्टि बड़ी हो तथा जैव विकास के कारक कौन कौन से होते हैं जैव विकास के? आपने पढ़ा है, म्यूटेशंस जैसे होते हैं, उत्परिवर्तन है, डेविएशन है, विचलन है, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं जिसको, मौजूद हों एवं इसमें यादृच्छिक संगम नहीं हो, रैंडम जो मैटिंग है वो नहीं हो। प्रत्येक समष्टि का अपना एक जीन कोष होता है, एक पर्टिकुलर जो है जीन पूल होता है उनका। समष्टि के प्राणियों में पाए जाने वाले सभी जीन संयुक्त से उस समष्टि के जीन कोष कहलाता है एवं समष्टि के सभी सदस्य आपस में प्रजनन
करते हैं। एक ही लक्षण के विभिन्न स्वरूपों को जीन कोश में उसी बिंदु पथ पर उपस्थित एलील द्वारा दूसरे एलील की तुलना में उसके समानुपात को जीन बारंबारता या जीन आवृत्ति कहते हैं। दोबारा इस बात को देखें कि अगर एक ही लक्षण के विभिन्न स्वरूप हैं, एक ही लक्षण के विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे आँखों का रंग है तो विभिन्न रंगों के भूरी आँखें, ब्लैक, और विभिन्न रंगों की अगर आँखों के विभिन्न स्वरूपों को देखें तो उनके जीन कोश में उसी बिंदु पथ पर उपस्थित एलील, जिस बिंदु पथ पर वो मौजूद है, दूसरे एलील की तुलना में उसके समानुपात को जीन बारंबारता या जीन आवृत्ति कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, वो इसी बिंदु के आधार पर इसको अपन समजीनी या विषमजीनी कह सकते हैं। प्राणी के दोनों गुणसूत्रों पर एक ही बिंदु पर पाए जाने वाले दोनों गुणसूत्र यदि एक समान होते हैं तो उसे हम होमोजीनस कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? होमोजीनस का नाम इसको देते हैं। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो विषमजीनी। जब बिंदु पथ पर दोनों गुणसूत्रों पर दोनों जीन अलग अलग हों तो उसे हेट्रोजीनस कहते हैं। आप अपनी आवृत्ति को निरंतरता बनाए रखने का भी ये काम कर सकते हैं। मेंडल और जैविक वंश परंपरा के आणविक दृष्टिकोण। दूसरी बात अपन करेंगे कि मेंडलवाद और जैविक परंपरा के जो मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इसके बारे में अपन जानकारी करेंगे। तो प्राकृतिक दृष्टि की विधि से स्पष्ट है कि जैविक उद्विकास किसी जंतु समुदाय की जीन आवृत्ति में, जंतु समुदाय माने पूरा एक समुदाय जंतु का, और उसकी जीन जो फ्रीक्वेंसी है उसमें निरंतर क्रमवार परिवर्तन का फल है। यदि उसमें निरंतर क्रमवार परिवर्तन होता रहे तो उसी का परिणाम ये जैव विकास कहलाता है। अतः लगातार पीढ़ियों के दौरान समुदाय के सदस्यों में किन्हीं जीन का अनुपात घट या बढ़ जाता है। जैसे यदि किसी सदस्य के एक जीन में उत्परिवर्तन होता है, मान लीजिए कि अगर किसी जीन के यदि किसी सदस्य के एक जीन में उत्परिवर्तन होता है तो प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा ये परिवर्तन अधिक से अधिक सदस्यों में ट्रांसफ़र होते जाएंगे। कहने का मतलब इसको इस तरह से समझना है कि यदि किसी सदस्य के, मान के चलो किसी भी जीन में म्यूटेशन हो, कोई भी म्यूटेशन हो, तो वो नेचुरल सिलेक्शन की जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है उसके द्वारा ये परिवर्तन अधिक से अधिक नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों में ये ट्रांसफ़र होते चले जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। अतः जीन की आवृत्ति बढ़ती जाती है, जीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाएगी, और अतः जीन की आवृत्ति में परिवर्तन उद्विकास को बढ़ाता है, जिनको निम्न कारकों की विवेचना करके समझाया जा सकता है, जिस पर जीन आवृत्ति को परिवर्तित करने की गति निर्भर है। वह स्वयं उद्विकास का एक कारण भी है। वो स्वयं जो है वो उद्विकास का एक मूल कारण भी बनता है। तो आवृत्ति जो होती है वो निरंतर बढ़ने के कारण ही जैव विकास का जो क्रम है वो तेज हो जाता है, और जैव विकास जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसमें परिवर्तन आएंगे, और इन्हीं परिवर्तनों की एक श्रृंखला जो होती है एक निश्चित जाति के निर्माण में सहयोग प्रदान करती है, और नए लक्षणों वाली जाति की उत्पत्ति को उद्विकास का ही नाम दिया जाता है। अतः
ये जीन और गुणसूत्रों से रिलेटेड एक घटना है, परिघटना है, जिससे इस सृष्टि का धीरे धीरे विकास हो रहा है और उद्ध विकास लगातार जारी है। बहुत अनेकों वर्षों से ये जारी है और अनवरत रूप से आज भी ये चल रहा है, लेकिन हमें प्रत्यक्ष में लक्षणों के रूप में ये दिखाई देता है। धन्यवाद।